हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर विनय वर्मा, बायोलॉजी एक्सपर्ट, सर्वोत्तम बायोलॉजी, हजरतगंज, लखनऊ। टुडे वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट, माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रटने वाला क्वेश्चन, टर्म माइटोसिस किसने दिया? तो अगर टर्म पूछेगा तो आंसर देंगे फ्लेमिंग ने दिया। एक क्वेश्चन और, एनिमल में माइटोसिस की डिस्कवरी किसने की? तो एनिमल में माइटोसिस की डिस्कवरी भी किसने की? आंसर देंगे फ्लेमिंग ने ही की। लेकिन अगर प्लांट में पूछेगा प्लांट माइटोसिस किसने डिस्कवर किया, तो प्लांट में आंसर देंगे स्ट्रासबर्गर। तो रटने वाले क्वेश्चन, प्लांट माइटोसिस डिस्कवर बाय स्ट्रासबर्गर, एनिमल माइटोसिस डिस्कवर बाय फ्लेमिंग एंड टर्म माइटोसिस गिवन बाय फ्लेमिंग। अब माइटोसिस क्या है? तो देखें, मान लेते हैं कोई ये पेरेंट सेल है और ये डिप्लॉयड है। पेरेंट सेल डिवाइड करेगी और दो डॉटर सेल बनेंगे। दो डॉटर सेल जो बनती हैं उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉयड ही होती है। तो डिप्लॉयड पेरेंट से डिप्लॉयड डॉटर सेल बनेगी, मतलब क्रोमोसोम का नंबर कोई चेंज नहीं होगा। इसी नाते माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन को कहते हैं क्या? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है कि पेरेंट और डॉटर सेल के बीच क्रोमोसोमल कंटेंट दो तरीके से बराबर होता है। क्वांटिटेटिव भी इक्वेशनल होता है और क्वालिटेटिव भी इक्वेशनल होता है। याद रखेंगे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इक्वेशनल डिवीजन को ही क्या कहते हैं? माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस। माइटोसिस डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ बातें हमें और डिस्कस कर लेनी चाहिए, जैसे एनिमल और प्लांट की सेल की माइटोसिस में क्या अंतर होता है। एनिमल और प्लांट सेल की माइटोसिस में कुछ इंपॉर्टेंट अंतर होते हैं। जैसे एनिमल में माइटोसिस कहाँ देखने को मिलती है? तो आंसर देंगे डिप्लॉयड सेल में देखने को मिलती है। एनिमल की माइटोसिस हमेशा डिप्लॉयड सेल में होती है, लेकिन प्लांट्स में माइटोसिस कहाँ देखने को मिलती है? आंसर देंगे हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, दोनों जगह देखने को मिलती है। जबकि एनिमल में कहाँ मिलती है? सिर्फ डिप्लॉयड में। प्लांट में डिप्लॉयड सेल कौन सी है जिसमें माइटोसिस होती है? तो आंसर देंगे मेरिस्टेमेटिक सेल। प्लांट में कौन सी हैप्लॉयड सेल है जिसमें माइटोसिस होती है? तो आंसर देंगे कुछ एल्गी में जिसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती होगी, या कुछ ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा जिसमें हाइप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। इन दोनों में हमें माइटोसिस देखने को मिलेगी, किसमें? हैप्लॉयड सेल में। एनिमल में कहाँ देखने को मिलती है? आंसर देंगे डिप्लॉयड सेल में। किसी भी सेल में होगी तो डिप्लॉयड ही सेल में क्या होगी? माइटोसिस होगी। एनिमल सेल में, डिप्लॉयड सेल में मियोसिस भी हो सकती है, वो एक अलग मसला है। दूसरा इंपॉर्टेंट अंतर है, एनिमल की जो माइटोसिस होती है इसको कहते हैं सेंट्रल माइटोसिस, और प्लांट की जो माइटोसिस होती है उसे कहते हैं एसेंट्रल माइटोसिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है और यहाँ सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम एब्सेंट के नाते ये ए सेंट्रल हो जाएगी और प्रेजेंट के नाते ये सेंट्रल हो जाएगी। दूसरा अंतर। तीसरा, एनिमल की जो माइटोसिस होती है इसको एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। एस्ट्रल क्यों? क्योंकि स्टार शेप स्पिंडल फाइबर बनते हैं, लेकिन प्लांट की जो माइटोसिस होती है वो एन एस्ट्रल होती है, क्योंकि ये स्टार शेप नहीं होती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट अंतर, यहाँ पर एस्ट्रल माइटोसिस और यहाँ पर एन एस्ट्रल माइटोसिस, यहाँ सेंट्रल माइटोसिस और यहाँ ए सेंट्रल माइटोसिस। आखिरी क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एनिमल में स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? आंसर देंगे सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। लेकिन प्लांट में तो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल होता ही नहीं है, तो फिर स्पिंडल फाइबर कौन बनाएगा? तो आंसर देंगे
माइक्रोट्यूब्यूल। याद रखिएगा, प्लांट में स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, एनिमल में स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल बनाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्लांट में अगर हमें माइटोसिस को डिमॉन्स्ट्रेट करना हो तो आइडियल सेल कौन सी होती है, तो आंसर देंगे रूट टिप सेल। रूट टिप सेल इज द आइडियल सेल फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द माइटोसिस इन द प्लांट। लेकिन अगर एनिमल में हमें माइटोसिस को डिमॉन्स्ट्रेट करना हो तो आइडियल सेल कौन सी है, तो 2-3 आंसर दिए हैं, या तो सेल्स अंडर नेल का इस्तेमाल कर लीजिए या इनर चीक सेल का इस्तेमाल कर लीजिए। ये आइडियल सेल होती है एनिमल में माइटोसिस दिखाने के लिए, और रूट टिप सेल आइडियल होती है प्लांट में माइटोसिस शो करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ द माइटोसिस। तो आपको पता है कि किसी भी सेल की सेल साइकिल में 2 फेज होते हैं। कौन से? एक होती है इंटरफेज और दूसरी होती है एम फेज। यही माइटोटिक फेज है। एम फेज के अंदर 2 होती हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस। और फिर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियस को डिवाइड करने में 4 फेज होती हैं। कौन कौन सी? तो सबसे पहले होती है प्रोफेज, फिर होती है मेटाफेज, फिर होती है एनाफेज और लास्टली होती है टीलोफेज। तो टोटल देखिए कितनी स्टेज हो गई। तो सबसे पहले हमें मिलेगा क्या? इंटरफेज, और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? प्रोफेज। फिर क्या मिलेगा? मेटाफेज। फिर क्या मिलेगा? एनाफेज। फिर क्या मिलेगा? टीलोफेज। और लास्टली इसके बाद हमें क्या मिलेगी? साइटोकाइनेसिस। हमें एक एक स्टेप पढ़ना है। थोड़ा सा इंटरफेज पढ़ेंगे, फिर प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ पर और हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, चारों में से सबसे बड़ी फेज कौन सी है और सबसे छोटी फेज कौन सी है, या इनका आर्डर कौन सा है? तो सबसे बड़ी फेज कौन सी होती है? आंसर देंगे प्रोफेज। उससे छोटी कौन सी होती है? टीलोफेज। फिर कौन सी होती है? मेटाफेज। और फिर कौन सी होती है? एनाफेज। अगर क्वेश्चन पूछेगा कैरियोकाइनेसिस में से सबसे बड़ी फेज तो आंसर देंगे प्रोफेज, सबसे छोटी पूछेगा तो आंसर देंगे एनाफेज, या आर्डर पूछेगा तो प्रोफेज, टीलोफेज, मेटाफेज और एनाफेज। वैसे सेल साइकिल की सबसे बड़ी फेज कौन सी होती है? आंसर देंगे इंटरफेज। सबसे पहली फेज हम लोग इंटरफेज पढ़ेंगे। हम लोग पहले से ही पता है कि इंटरफेज सेल की वो फेज होती है जिसमें सेल ग्रो करती है। इंटरफेज में G1, S, G2 3 फेज होती हैं और इसी में सेल ग्रो करती है और इसी में DNA का डुप्लीकेशन होता है। इंटरफेज की कुछ और पहचान, जैसे अगर सेल इंटरफेज में है तो इसमें न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट होगा, बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर हमें न्यूक्लियोलस भी देखने को मिलेगा। एनिमल सेल अगर होगी तो इंटरफेज की एस फेज में क्या होता है? सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाता है, तो डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम हमें देखने को मिलेगा, इनलार्ज न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट होगी और अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल होगा ये बहुत विशेष है। इंटरफेज में क्रोमैटिन मटेरियल में मैक्सिमम डीकंडेंसेशन होता है, मैक्सिमम डीकंडेंसेशन होता है। इसमें क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते हैं। इसमें क्या देखने को मिलेगा? क्रोमैटिन का नेटवर्क देखने को मिलेगा। इंटरफेज के बाद कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होगी और कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा? प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या क्या होता है वो ध्यान से देखिएगा। जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होगी वैसे सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगा, न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर होने लगेगी। इसके अलावा बाकी जो सेल ऑर्गेनेल हैं जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब भी डिसअपीयर होने लगेंगे। तो
प्रोफेज की पहला चेंज याद रखेंगे, डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल। दूसरा चेंज क्या होगा आपको पहले से ही पता है, इंटरफेज की एस फेज में क्रोमैटिन मटेरियल डुप्लीकेट होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा उलझा पड़ा रहता है उसमें कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही प्रोफेज में आता है, क्रोमैटिन मटेरियल जो टेंजल्ड है वो अनटेंजल्ड हो जाएगा और क्रोमैटिन मटेरियल का क्या स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल स्टार्ट पूछा जाता है, आंसर क्या देंगे, प्रोफेज या अर्ली प्रोफेज। दूसरा, जैसे जैसे क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होता जाएगा क्या देखने को मिलेगा, हमें एक बाल ऑफ वूल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और इसको कहते क्या है, स्पाइरीम स्टेज। थोड़ा समय और बीतेगा, कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा तो हो क्या जाएगा, जब ज़्यादा कंडेंसेशन हो जाएगा तो क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होके क्या बना लेंगे, माइटोटिक क्रोमोसोम। माइटोटिक क्रोमोसोम की पहचान क्या होती है, इसमें 2 क्रोमैटिड होते हैं और जो किससे अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं। तो दूसरा चेंज क्या हुआ, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल एंड अपीयरेंस ऑफ द माइटोटिक क्रोमोसोम। अब तीसरा चेंज देखते हैं, क्या एस फेज में सेंट्रोसोम क्या कर जाता है, डुप्लीकेट कर जाता है। डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम मूव करने लगेगा, एक सेंट्रोसोम एक पोल की तरफ, दूसरा सेंट्रोसोम दूसरे पोल की तरफ, मतलब स्टार्ट टू मूव अवे टुवर्ड द पोल। जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल एराइज होंगे और माइक्रोट्यूब्यूल के एराइज होने से क्या बनेगा, एस्टर, और एक एस्टर और दूसरे एस्टर के बीच स्पिंडल फाइबर स्प्रेड हो जाएंगे और बन क्या जाएगा, आंसर देंगे माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस। तो तीसरा चेंज हुआ अपीयरेंस ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, मेटाफेज। प्रोफेज के बाद सेकेंड स्टेज आती है मेटाफेज। सबसे पहला सवाल है कि आखिर मेटाफेज स्टार्ट हो गई है, इसकी क्या पहचान है। तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, तो याद रखेंगे कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द बिगिनिंग ऑफ द क्या, मेटाफेज। मेटाफेज की शुरुआत की पहचान है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप का पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाना। दूसरा चेंज क्या आता है, प्रोफेज में क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल, आंसर क्या देंगे, मेटाफेज। मैक्सिमम कंडेंसेशन के नाते जो प्रोफेज वाले क्रोमोसोम होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम कब देखने को मिलेंगे, आंसर देंगे मेटाफेज। मेटाफेजिक क्रोमोसोम की पहचान ये होती है कि इसमें दोनों क्रोमैटिड साफ साफ नज़र आती हैं, इनको सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, जो किससे जुड़ी होती हैं, सेंट्रोमियर से जुड़ी होती हैं। सेंट्रोमियर के दोनों सरफेस, इस क्रोमैटिड और इस क्रोमैटिड की तरफ एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है और डिस्क शेप स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, काइनेटोकोर। जो जगह होती है अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, उसकी चर्चा भी आगे करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्रोमोसोम थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट किस में है, या अगर हमें क्रोमोसोम की स्टडी करनी है, क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी की स्टडी करनी है या क्रोमोसोम के नंबर की स्टडी करनी है, तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा, मेटाफेज। लेकिन शेप ऑफ क्रोमोसोम अगर आपसे पूछ लेगा तो मेटाफेज मत लगाइएगा, शेप ऑफ क्रोमोसोम स्टडीड इन, आंसर देंगे एनाफेज। क्यों, उसकी चर्चा भी आगे करेंगे। मेटाफेज में तीसरी घटना कौन सी होती है, तो दोनों सेंट्रोसोम कहाँ पहुँच जाते हैं, पोल पर। पहला चेंज, सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल निकलते हैं, इसी नाते ये स्टार शेप होता है, इस नाते इसको कहते क्या है, एस्टर। छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल का नाम क्या होता है, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। कुछ ऐसी माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं जिनके फाइबर एक पोल से ले करके दूसरे पोल तक आते हैं, इनको कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। और कुछ माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर ऐसे होते हैं जो क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं और इनको कहते हैं आर्म स्पिंडल फाइबर या काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। ऐसा क्यों कहते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़ता तो है,
लेकिन क्रोमोसोम में कहाँ अटैच होता है? 3 ऑप्शन, क्रोमैटिड से अटैच होता है, गलत है, सेंट्रोमियर से अटैच होता है, गलत है, कहाँ अटैच होता है? काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर क्या है? एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जो सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर पर पाया जाता है। अटैचमेंट कैसा होता है? तो एक पोल का स्पिंडल फाइबर एक तरफ के काइनेटोकोर से अटैच होता है और दूसरी तरफ का स्पिंडल फाइबर दूसरे तरफ के काइनेटोकोर से अटैच होता है। कहने का मतलब है ये क्रोमैटिड इस पोल से अटैच है और सिस्टर क्रोमैटिड और उसका काइनेटोकोर इस पोल से अटैच होता है। चौथी चीज़ जो मेटाफेज पर होती है, अटैचमेंट के बाद माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है जिससे क्रोमोसोम सेल के सेंटर में पहुंचते हैं और सेंटर में पहुंचकर किस पर अरेंज हो जाते हैं? इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। इक्वेटर वाली लाइन को कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ध्यान से सुनेंगे, मेटाफेज पर क्रोमोसोम इक्वेटर पर एलाइन हो जाते हैं और इक्वेटर पर एलाइन होने को कहते हैं क्या? कॉन्ग्रेशन। क्वेश्चन पूछा गया है, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटर या मेटाफेजिक प्लेट इज कॉल्ड एज क्या? कॉन्ग्रेशन। दूसरा, मेटाफेजिक प्लेट कितनी होती हैं? तो आंसर देंगे, एक मेटाफेजिक प्लेट माइटोसिस में होती है और 2 मेटाफेजिक प्लेट किस में होती है? मियोसिस में होती है। मेटाफेज में क्रोमोसोम एलाइन कर जाते हैं कहाँ? मेटाफेजिक प्लेट पर या कहाँ? इक्वेटर पर। अटैचमेंट होने या अलाइनमेंट होने को कहते क्या है? कॉन्ग्रेशन। तो हम टिप पर याद कर लेंगे कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। मेटाफेज में केवल 4 चीज़ें हुई हैं। पहले, पूरी तरीके से न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हुआ है। दूसरा, क्रोमोसोम या क्रोमैटिन मटेरियल मैक्सिमम कंडेंस हो गया है। उससे क्या हुआ है? मेटाफेजिक क्रोमोसोम अपीयर हो गए हैं और मेटाफेजिक क्रोमोसोम में साफ साफ सिस्टर क्रोमैटिड देखने को मिलता है, सेंट्रोमर मिलता है और क्या देखने को मिल जाता है? काइनेटोकोर। दूसरा, तीसरा, दोनों सेंट्रोसोम कहाँ पहुँच जाते हैं? पोल पर और उनसे माइक्रोट्यूब्यूल एराइज होते हैं। छोटी छोटी एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल पोल टू पोल अटैच होती हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, और जो क्रोमोसोम से अटैच होती हैं उनको कहते हैं आर्म स्पिंडल फाइबर या काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। चौथी जो चीज़ होती है क्या? क्रोमोसोम इक्वेटर पर एलाइन हो जाते हैं। इक्वेटर पर एलाइन होना क्या कहते हैं? उसको कॉन्ग्रेशन कहते हैं। और किस पर अरेंज होते हैं? आंसर देंगे मेटाफेजिक प्लेट पर। मेटाफेज के बाद अब हम लोग एनाफेज पढ़ेंगे। देखते हैं क्या। अभी हम लोगों ने मेटाफेज में पढ़ा क्या था कि एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड होती हैं जो सेंट्रोमियर से अटैच होती हैं और उसके सरफेस पर काइनेटोकोर पाया जाता है। एक काइनेटोकोर एक पोल के एस्टर से जुड़ा होता है, दूसरा काइनेटोकोर दूसरे पोल के एस्टर से जुड़ा होता है। तो जैसे ही एनाफेज शुरू होती है वैसे काम करने लगते हैं क्या? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं APC। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स करते क्या हैं? सेंट्रोमियर की प्रोटीन को तोड़ देते हैं। अब जब सेंट्रोमियर की प्रोटीन टूट जाएगी तो सेंट्रोमियर टूट जाएगा। वो सेंट्रोमियर जिसने दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को अटैच कर रखा था वो टूट जाएगा। किसके नाते? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स के नाते। जैसे ही सेंट्रोमर स्प्लिट होगा वैसे ये आर्म स्पिंडल फाइबर छोटा होने लगेगा, ये आर्म स्पिंडल फाइबर छोटा होने लगेगा। वैसे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। अब यहाँ देखते हैं पहला सवाल, एनाफेज में क्या होता है? तो आंसर देंगे स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। किसने कराया? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। स्प्लिटिंग के बाद क्या होगा? ये आर्म स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होगा, ये आर्म स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होगा, तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। और जब दूर जाने लगेंगे तो होगा क्या? सेंट्रोमियर आगे होगा और क्रोमैटिड पीछे होंगे, सेंट्रोमियर आगे होगा, क्रोमैटिड पीछे होंगे, तो होगा क्या? शेप ऑफ क्रोमोसोम हमें देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है शेप ऑफ क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल इन, आंसर क्या देंगे? एनाफेज। एनाफेज में सिर्फ 2 ही घटनाएं हुई हैं। क्या हुआ है? पहला स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर हुआ है और दूसरा दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से मूव करती हैं अपोजिट, एक पोल की तरफ जाएगी, दूसरी पोल की तरफ जाएगी। अब जब पोल की तरफ जाने लगेंगे
जब पोल की तरफ जाने लगेंगे तो सेंट्रोमियर आगे होगा और क्रोमेटिड पीछे होगा। सेंट्रोमियर आगे होगा, क्रोमेटिड पीछे होगा, तो क्या देखने को मिल जाएगा? शेप ऑफ द क्रोमोसोम। स्प्लिटिंग के बाद जो दोनों क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो आंसर देंगे यह डॉटर क्रोमोसोम होते हैं। स्प्लिटिंग के बाद एक क्रोमेटिड एक डॉटर क्रोमोसोम हो जाता है। इसी नाते अगर मेटाफेजिक क्रोमोसोम और एनाफेजिक क्रोमोसोम में आपसे अंतर पूछा जाए तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होती हैं और एनाफेजिक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड होती है। एनाफेज के दौरान डॉटर क्रोमोसोम एक पोल की तरफ और दूसरा डॉटर क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ मूव करेगा। अब लास्ट फेज टीलोफेज पढ़ते हैं। क्या होता है? एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं और पोल की तरफ मूव करते हैं। तो टीलोफेज में क्या होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड जो डॉटर क्रोमोसोम बन जाते हैं वो अलग अलग पोल पर पहुंच जाते हैं। तो पहली घटना क्या हुआ है? डॉटर क्रोमोसोम पोल पर पहुंच जाते हैं। दूसरा चेंज क्या होगा? डॉटर क्रोमोसोम के अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होने लगेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन अपीयर कराएगा ये पूछा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट टीलोफेज कौन करवाएगा? आंसर देंगे न्यूक्लियर लेमाइना। पूछा गया क्वेश्चन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर एट द टीलोफेज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियर लेमाइना। दूसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगा तो न्यूक्लियोलस भी अपीयर होने लगेंगे। एक और बात, सेल ऑर्गेनेल, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अपीयर हो जाएंगे। तो टीलोफेज की पहचान है क्या? रीअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर सेल ऑर्गेनेल। और क्या होगा? जो डॉटर क्रोमोसोम है वो बहुत देर क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं रहेंगे। इनका क्या स्टार्ट हो जाएगा? डीकंडेंसेशन। तो ये फिर से क्या बनाने लगेंगे? क्रोमैटिन मटेरियल। तो क्रोमोसोम फिर से किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? क्रोमैटिन मटेरियल में। टीलोफेज में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। डॉटर क्रोमोसोम पोल पर पहुंच गए हैं, क्रोमोसोम डीकंडेशन से स्टार्ट कर दिए हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल फिर से क्या हो गए हैं? रीअपीयर हो गए हैं। अब हम लास्ट स्टेप साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन और फाइनली हमें डॉटर सेल मिलनी चाहिए। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल की अलग तरीके से होती है और प्लांट सेल की अलग तरीके से। पहले हम लोग एनिमल सेल के देखेंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक एनिमल सेल है जिसमें कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन चुकी हैं। तो होगा क्या? माइक्रोफिलामेंट के द्वारा एक कंसेंट्रिक रिंग बनाई जाएगी और कंसेंट्रिक रिंग की मदद से फरो का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फरो का फॉर्मेशन जैसे जैसे होगा ये इधर की तरफ बढ़ेगा, ये इधर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये सेल मेम्ब्रेन और ये सेल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाएंगी और 2 डॉटर सेल हमें देखने को मिल जाएगी। तो एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस की पहचान है क्या? फरो फॉर्मेशन। और कैसे होती है? कंसेंट्रिक रिंग कौन बनाता है? माइक्रोफिलामेंट। प्लांट सेल की साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल से बिल्कुल अलग होती है। क्यों? प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है जो कि रिजिड होती, तो फरो बन नहीं सकती है। तो जब फरो नहीं बन सकती तो अब क्या करेंगे? तो इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन सेंटर से शुरू होता है। सबसे पहले क्या बनती है? सेल प्लेट, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? मिडिल लैमेला। सेल प्लेट कौन बनाता है? आंसर देंगे फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट क्या होते हैं? ये ब्रोकन पीस ऑफ द स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं। इससे बन जाएगा सेल प्लेट, सेंटर में बनेगी और किधर की तरफ ये ग्रो करेगी? ये पेरीफरी की तरफ ग्रो करेगी। पेरीफरी की तरफ ग्रो करके इस तरफ सेल वॉल से और इस तरफ सेल वॉल से मिल जाएगी। तो होगा क्या? फाइनली हमें 2 डॉटर सेल मिल जाएंगी। अगर किसी सेल में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुई तो क्या होगा? जरा देखिए। फिर सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, अभी बाई न्यूक्लिएटेड होगा। अगर एक कैरियोकाइनेसिस और हो गई तो फिर 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे। इसका मतलब सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगी। और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज को कहते हैं क्या? सिनसाइसियम। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनसाइसियम स्टेज कब देखने को मिलती है? जब कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या नहीं होता है? साइटोकाइनेसिस। इसका बेहतर एग्जाम्पल है क्या? लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ क्या?
कोकोनट। पूछा गया सवाल है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसाइसियम होता है। क्यों? कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या नहीं होता है? साइटोकाइनेसिस। किसमें? एंडोस्पर्म सेल में। हम उम्मीद करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो यदि आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचेगा तो वो इसका लाभ ले पाएंगे। ठीक है, बाय बाय बच्चों।